नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शर्मा एक बार शर्मा एजुकेशन में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक हमारे वीडियोस नहीं आए हैं, उसके लिए मुझे बहुत खेद है। कुछ शारीरिक स्वास्थ्य सही ना होने के कारण मैं आप लोगों को रेगुलर वीडियोस नहीं उपलब्ध करा पाया, उसके लिए मुझे खेद है और आप लोगों का जो नुकसान हुआ है। पर मैं कोशिश करूँगा कि आपकी वीडियोस जो हैं वो रेगुलर कंटिन्यू आपको मिल सकें। तो दोस्तों, आपका कोशिका चल रहा था। कोशिका में हमने कोशिका के बारे में जान लिया था और हम क्या कर रहे थे, कोशिकांग पढ़ रहे थे। उसमें हमने कुछ कोशिकांगों के बारे में चर्चा कर ली थी और कोई जैसे कि कोशिका झिल्ली देख ली थी, सेल वॉल देख लिया था। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। बाकी अब जो आगे की वीडियोस आने वाले हैं उसमें हम कोशिका के जो अन्य कोशिकांग पाए जाने वाली कोशिकांग हैं उनके बारे में क्या होंगे हम जानेंगे। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कोशिकाओं में साइटोप्लाज्म। क्या वो देखेंगे? साइटोप्लाज्म। इससे पहले हमने देखा है क्या, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म हम किसे बोलते हैं? साइटोप्लाज्म प्लस ऑर्गेनेल्स को मिल करके हम बनता है क्या, प्रोटोप्लाज्म। लेकिन साइटोप्लाज्म एक अलग है। साइटोप्लाज्म क्या है? एक अलग है। किसे कहते हैं? तो साइटोप्लाज्म होता है कोशिका द्रव। क्या होता है दोस्तों? कोशिका द्रव कहलाता है। इसे हम क्या बोल सकते हैं कि कोशिका के अंदर भरा हुआ कोशिका के अंदर भरा हुआ अर्ध तरल पदार्थ। अर्ध तरल पदार्थ का मतलब क्या हुआ? अर्ध तरल पदार्थ यानी कि सेमी लिक्विड। क्या होता है? सेमी लिक्विड। सेमी लिक्विड मतलब इसमें तरल पदार्थ होता है प्लस में इसमें कोशिकांग हुए होते हैं। तो इनको सभी को सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं? साइटोप्लाज्म। ये कैसा होता है? सेमी लिक्विड होता है। इसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम? साइटोप्लाज्म बोलेंगे। अब ये साइटोप्लाज्म होता तो है कोशिका में, लेकिन कोशिका में इसका काम क्या होता है साइटोप्लाज्म? तो याद रखना, ये जो साइटोप्लाज्म होता है तो उसमें जितने भी कोशिकांग उपस्थित होते हैं, किसके अंदर? कोशिका के अंदर। तो कोशिका के अंदर उपस्थित कोशिकांगों को पोषण देने का कार्य या उनको जो पोषण प्राप्त होता है वो किसके थ्रू होता है? वो होता है कोशिका द्रव के सहारे। ठीक है, किसके? कोशिका द्रव के सहारे। यानी कि ये क्या होता है? एक माध्यम होता है। ये माध्यम होता है, उसके द्वारा ही हमें क्या होते हैं? हमें कोशिकांगों को क्या होता है? पोषण प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो साइटोप्लाज्म है ये कोशिका के अंदर कोशिकांगों को पोषण देने का कार्य करता है। ठीक है, तो इसका मुख्य रूप से ये कार्य है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि ये जो कोशिका द्रव है इसमें जल की मात्रा कितने % होती है, तो याद रखिएगा इसमें केवल 70% जल की कितनी क्या होती है? मात्रा होती है। बाकी जो बचा 30% उसमें सम्मिलित होते हैं क्या? ऑर्गेनेल्स यानी कि कोशिकांग। तो ज्यादा नहीं, बस साइटोप्लाज्म के बारे में हमें केवल इतना जानना है। इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं साइटोप्लाज्म से पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट कोशिकांग में आते हैं, कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए इस शब्द को अगर देखते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब वही माइटोकॉन्ड्रिया है जिसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो देखो इसमें अगर शब्द देखें ना तो एक शब्द छुपा है इसमें माइटो और एक शब्द छुपा हुआ है कॉन्ड्रिया। क्या है? एक शब्द छुपा हुआ है माइट्रो और एक शब्द छुपा हुआ है कॉन्ड्रिया। तो ये जो माइटो शब्द है ना, अगर इसको अर्थ रूप में देखें ना तो इसका अर्थ होता है थ्रेड। क्या होता है? थ्रेड। ठीक है, क्या होता है? थ्रेड। और कॉन्ड्रिया को हम क्या बोल सकते हैं? ग्रेन्यूल। ठीक है, इसे क्या बोल सकते हैं? ग्रेन्यूल। माइटो का मतलब है थ्रेड और ग्रेन्यूल का मतलब है कण। तो थ्रेड मतलब हो सकता है क्या? सूत्र। इसे हिंदी में क्या बोल सकते हैं? सूत्र। और ग्रेन्यूल्स यानी कण। तो इसको अगर सम्मिलित रूप में लिखें तो क्या बोल सकते हैं? सूत्र कणिका। क्या बोल सकते हैं इसे? सूत्र कणिका। तो याद रखना, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक माइटो और दूसरा कॉन्ड्रिया। माइटो का अर्थ होता है थ्रेड। क्या होता है दोस्तों? थ्रेड होता है। थ्रेड मतलब सूत्र होता है। और ग्रेन्यूल, कॉन्ड्रिया मतलब होते हैं ग्रेन्यूल। ग्रेन्यूल मीन्स होता है कण। तो इसे हिंदी में क्या बोल सकते हैं हम? सूत्र कणिका बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसे? सूत्र कणिका। ठीक है,
तो दोस्तों आप सभी जानते हैं ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये कहलाता है कोशिका का मेन कोशिकांग। क्या कहलाता है? मेन कोशिकांग, जहां से एनर्जी जनरेट होती है। क्या होती है? एनर्जी जनरेट होती है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? कोशिका का पावर हाउस। तो क्या बोल सकते हैं इसे कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? पावर हाउस। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कोशिका का पावर हाउस क्या कहलाता है? तो किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो कोशिका का ये जो पावर हाउस है, ये जो कोशिका का पावर हाउस है, ये अपनी एनर्जी कहां से जनरेट करता है, और जो जनरेट करता है तो अपनी एनर्जी किस रूप में करता है? याद रखना, ये जो कोशिका का जो पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा को क्या करता है? ऊर्जा को एटीपी के रूप में, कैसे? एटीपी के रूप में उत्पन्न करता है। क्या करता है? एटीपी के रूप में उत्पन्न करता है। ठीक है दोस्तों, किस रूप में करता है? एटीपी के रूप में उत्पन्न करता है। अब एटीपी क्या होता है? तो जब आपने जीवों के गुण पढ़े थे तो वहां पर आपने एटीपी का पूरा नाम सुना था, जिसे बोलते हैं बॉडी करेंसी। जिसे क्या बोलते हैं? बॉडी करेंसी। और बॉडी करेंसी है एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसे क्या बोलते हैं? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये होता है एटीपी, जिससे जो ऊर्जा निकलती है माइटोकॉन्ड्रिया से, वो किस रूप में निकलती है? एटीपी के रूप में निकलती है। किस रूप में निकलती है? एटीपी के रूप में निकलती है। और यह जो ऊर्जा उत्पन्न होती है किस क्रिया द्वारा होती है? तो याद रखना, इसमें जो ऊर्जा होती निकलती है, इसमें ऊर्जा श्वसन, कौन सी? रेस्पिरेशन, श्वसन क्रिया द्वारा क्या होती है? क्रिया द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे क्या होता है, इसमें जो ऊर्जा होती है वो कैसे होती है? श्वसन क्रिया द्वारा उत्पन्न होती है। इसके बाद अभी एग्जाम में पूछा गया था कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये श्वसन की क्रिया करता है, और श्वसन की क्रिया दो प्रकार की होती है, एक इनर रेस्पिरेशन सेलुलर और एक होती है आउटर रेस्पिरेशन सेलुलर, यानी कि अंतः कोश की श्वसन करता है या ये बाह्य कोश की श्वसन करता है। तो याद रखना, यह अंतः कोश की श्वसन करता है। यह है अंतः कोश की श्वसन। इनर रेस्पिरेशन सेलुलर। ठीक है, ये क्या करता है? अंतः कोशिकीय श्वसन करता है। ठीक है दोस्तों, कैसा करता है? ये अंतः कोशिकीय श्वसन करता है। इसके अलावा याद रखना, ये जो कोशिकांग है, कोशिका के अंदर जो ये पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर आरएनए होता है, डीएनए होता है और राइबोसोम खुद का होता है। ठीक है, याद रखना, इसके अंदर आरएनए भी होता है, डीएनए होता है और राइबोसोम खुद का होता है। तो याद रखना, इसे एक उपमा दी जाती है, जिसे बोला जाता है स्वायत्त कोशिका। इसे क्या बोलते हैं? स्वायत्त कोशिकांग बोलते हैं। ठीक है, अब स्वायत्त कोशिकांग क्या होते हैं? ऐसे कोशिकांग जो अपने आधे से ज्यादा कार्य स्वयं से करते हैं, ऐसे कोशिकांग क्या कहलाते हैं? स्वायत्त कोशिकांग। क्या बोलते हैं इसे? स्वायत्त कोशिकांग, जिसे बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस बॉडी। क्या बोलते हैं इसे? यह क्या होता है? सेमी ऑटोनोमस बॉडी। इसे क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस बॉडी, यानी कि इसे हिंदी में बोल सकते हैं स्वायत्त कोशिकांग। इसे क्या बोलते हैं? स्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है। ये कैसा होता है? सेमी ऑटोनोमस बॉडी, यानी कि स्वायत्त कोशिकांग ये होता है। ठीक है, इसके अलावा इससे आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए
कि प्रथम उद्भिद कोशिकांग कौन सा है। क्या पूछ लिया जाए, प्रथम उद्भिद कोशिकांग कौन सा है, यानी कि फर्स्ट ओरिजिनेटेड ऑर्गेनल्स। फर्स्ट ओरिजिनेटेड ऑर्गेनल्स तो याद रखना कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं यह प्रथम उद्भिद, यह प्रथम उद्भिद कोशिकांग है। ठीक है, उद्भिद कोशिकांग इसे बोल सकते हैं ओरिजिनेटेड ऑर्गन। ठीक है, कैसा है, ओरिजिनेटेड ऑर्गेनल से, यानी कि उद्भिद कोशिकांग है। ठीक है, ये प्रथम उद्भिद कोशिकांग है, यानी कि इसका स्तर यूकेरियोटिक कोशिका में सबसे पहले हुआ था, इसलिए इसे प्रथम उद्भिद कोशिकांग क्या होता है, कहा जाता है। इसके अलावा याद रखना, अगर इसमें राइबोसोम की बात करें तो आपको पता है हमने दो प्रकार के राइबोसोम बताए थे आपको। कितने प्रकार के, दो प्रकार के राइबोसोम बताए। एक 70S प्रकार का राइबोसोम बताया था और दूसरा बताया था 80S प्रकार का राइबोसोम। तो याद रखना, यूकेरियोटिक जो सेल्स होती है उसमें, यूकेरियोटिक सेल्स में 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। तो याद रखना कि, और इसके अलावा हमने इसमें बताया था कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इस कोशिकांग में भी राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, राइबोसोम इसमें भी पाया जाता है, लेकिन याद रखना, और माइटोकॉन्ड्रिया यूकेरियोटिक में पाया जाता है और यूकेरियोटिक में राइबोसोम 80S प्रकार का पाया जाता है। लेकिन ये जो सेल है, ये जो कोशिकांग है, इसकी अगर संरचना की बात करें तो जैसे मान लो ये कोशिका है, इस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना ऐसी होती है। ठीक है, कैसी होती है, ऐसे कुछ संरचना इसकी होती है। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचना है ना, ये जिस प्रकार का ये दिख रहा है ना, ये कोशिका इस प्रकार की इस प्रकार की प्रोकैरियोटिक कोशिका दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना इसी प्रकार की होती है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका के पास भी 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। कैसा, 70S प्रकार का। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन यूकेरियोटिक में 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। और ये जो कोशिकांग है इसके पास भी 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर एक ऐसा कोशिकांग होता है, एक ऐसा कोशिकांग होता है इसके अंदर जिसकी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान होती है और गुण भी उसके प्रोकैरियोटिक कोशिका के होते हैं, क्योंकि इसके पास भी 70S और प्रोकैरियोटिक के पास भी 70S। तो यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, सेल के अंदर सेल, क्या बोल सकते हैं हम इसे, सेल के अंदर सेल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसे, सेल के अंदर सेल बोल सकते हैं, इसे सेल के अंदर सेल बोल सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका के अंदर कोशिका, कोशिका के अंदर कोशिका जो पाई जाती है वो कौन सा कोशिकांग को कोशिका के अंदर कोई कोशिका कहते हैं, तो उस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, सेल विथ इन सेल, सेल विथ इन सेल, यानी कि कोशिका के अंदर कोशिका, कोशिका के अंदर कोशिका क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना कि यूकेरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाला कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया को सेल विथ इन सेल यानी कोशिका के अंदर सेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो हमने बताया इसलिए क्योंकि ये कोशिका के अंदर पाए जाने वाले एक ऐसा कोशिकांग है जिसकी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान होती है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। इसलिए यह प्रोकैरियोटिक कोशिका का गुण रखता है, इसलिए कोशिका के अंदर कोशिका इसे उपमा दी गई है। ठीक है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इसमें 70S प्रकार का क्या होता है, प्रकार का राइबोसोम होता है। ठीक है, क्या होता है, राइबोसोम होता है। कैसा होता है, 70S प्रकार का राइबोसोम कैसे पाया जाता है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है।
इसके अलावा अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इसका व्यास कितना होता है, ठीक है, इसका व्यास माइटोकॉन्ड्रिया का, अगर इसके डायमीटर की बात करें, व्यास की बात करें, इसका व्यास की अगर बात करें तो 0.2 से आपको 1.0 माइक्रोमीटर होता है। क्या होता है? माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। इसके अगर व्यास की बात करें तो 0.2 से 1.0 माइक्रोमीटर क्या होता है? इसका व्यास होता है। अगर इसकी लंबाई की बात करें, लेंथ की बात करें, तो अगर लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई इसकी होती है 1.0 से लेकर के 4.1 माइक्रोमीटर। कितनी होती है? 4 माइक्रोमीटर होती है, ठीक है। तो दोस्तों याद रखना कि व्यास इसका 2.0 से 1.0 और लंबाई इसकी 1.0 से 4.1 होती है। तो दोस्तों ये जाना हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना कैसे होती है। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना होती कैसी है। देखिए अगर हम संरचना की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को हमने इससे पहले आपको बताया है कि माइटोकॉन्ड्रिया की अगर संरचना देखें तो ये कोशिका की संरचना होती है आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान, ठीक है, ऐसी होती है। लेकिन आपको पता है इसमें होते हैं डबल लेयर। कैसे होते हैं? डबल लेयर होते हैं कि ऐसे ऐसे करके ये अंदर की जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो ऐसे फैली होती है कोशिका के अंदर, ठीक है दोस्तों, ऐसी होती है, ऐसे फैली होती है। ये ऐसी संरचना होती है। अब ये ऐसी ऐसी संरचना, तो देखो ये वाली जो है ना संरचना, ये है आउटर मेम्ब्रेन। और ये जो संरचना है ना ये है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है। अब आप क्या देख रहे हैं? इधर ये जो ऐसी मुड़ी हुई संरचना है ना इसे क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? क्रिस्टी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। इसके अंदर ये जो बीच में गैप दिख रहा है ना, ये जो बीच में गैप दिख रहा है ना इसे हम क्या बोलते हैं? ये भरा हुआ है मैट्रिक्स। क्या भरा हुआ है इसमें? मैट्रिक्स भरा हुआ है। इसे हम क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स बोलते हैं। ये है आपका मैट्रिक्स। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम? मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इसमें? राइबोसोम पाए जाते हैं। ये ऐसे क्या है? राइबोसोम इसमें होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं। इसके अलावा इसमें ऐसे ऐसे पॉइंटेड होते हैं, ऐसे ऐसे पॉइंट होते हैं, इन्हें बोलते हैं क्या है? ग्रेन्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेन्यूल। क्या बोलते हैं? ग्रेन्यूल्स बोलते हैं, यानी कि कण टाइप में इसमें क्या होते हैं? चिपके हुए होते हैं। ठीक है। इसके अलावा याद रखना इसमें जो हमने बोला ना श्वसन की क्रिया के बाद ये ऊर्जा का उत्पादन करते हैं एटीपी के रूप में। क्या करते हैं? एटीपी के रूप में। तो ये एटीपी की जो सिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो यहाँ पर होते हैं, जो क्रेब्स साइकिल द्वारा क्या करते हैं? एटीपी से ऊर्जा का रूपांतरण करते हैं। क्या करते हैं? एटीपी से ऊर्जा का रूपांतरण करते हैं और ये क्या करते हैं? शरीर को ऊर्जा देते हैं। किस विधि द्वारा? क्रेब्स साइकिल द्वारा, यानी कि क्रेब्स चक्र द्वारा। ये क्या करते हैं? कोशिका में उपस्थित एटीपी को ऊर्जा के रूप में रूपांतरित करके शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो देखिए इसमें ये जो माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है ना, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के जो अंदर की लेयर दिख रही है ना, ये क्या है? मुड़ी हुई है। क्या है? मुड़ी हुई है। तो इसमें ये जो खांच बने हैं ना, इसमें खांच में ये ऐसी ब्लॉकिंग होती है। ठीक है ना, ऐसे ऐसे संरचना होती है, ऐसे ऐसे ब्लॉकिंग होती है। तो क्या होता है जब ऑक्सीजन अंदर आती है तो ये क्या होती है? इसमें प्रोसेस होती है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन होती है, रासायनिक क्रिया होती है। तो
तो आपने देखा होगा इसमें होता है ग्लूकोज उपस्थित। क्या होता है? ग्लूकोज उपस्थित। जब ये ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलता है तो इसमें होती है केमिकल रिएक्शन होती है, रासायनिक क्रिया होती है। तो ये लोग क्या करते हैं, रासायनिक क्रिया के बाद में पानी यानी H2O और ऑक्सीजन क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलते हैं तब H2O और CO2 क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। और इसके अलावा ऊर्जा निकलती है, और वो ऊर्जा कैसे होती है? एटीपी के रूप में होती है, जिसे हम बोलते हैं बॉडी करेंसी के रूप में। तो इस प्रकार से ये संरचना होती है आपके शरीर में, किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, तो याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, श्वसन की क्रियाएं दो प्रकार की होती है, एक एरोबिक होती है, एक एनएरोबिक होती है। तो याद रखना ये श्वसन की क्रिया होती है, ये कैसी होती है? एरोबिक होती है। कैसी होती है? एरोबिक होती है। तो यहाँ हम याद रखना कि इसमें पूछा जाता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है कैसा है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन की क्रिया होती है। ठीक है, कैसी होती है? एरोबिक रेस्पिरेशन की क्रिया होती है। ये क्या होती है? देखो दो प्रकार की होती है, एक एनारोबिक होती है और एक एरोबिक होती है। एनारोबिक प्रोसेस वह क्रिया कहलाती है जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन की क्रिया होती है, वो कहलाती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। क्या होता है? जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो ये जो प्रोसेस श्वसन की क्रिया करता है, किसकी उपस्थिति में करता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में करता है। इसलिए इसमें कौन सी प्रोसेस है? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। इसमें कैसा होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, यानी कि एरोबिक श्वसन की क्रिया होती है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए होता है, कौन? डीएनए कैसा होता है? सर्कुलर होता है। कैसा होता है? सर्कुलर किसे बोलते हैं? गोलाकार। ठीक है, कैसा होता है? सर्कुलर होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर होता है। लेकिन जबकि अगर केंद्रक की बात करें, जबकि केंद्रक में कैसा होता है? थ्रेड होता है। ठीक है, जबकि केंद्रक में डीएनए कैसा होता है? थ्रेड होता है। थ्रेड होता है। ठीक है, थ्रेड क्या होता है? इससे पहले हम माइटो को बताए थे ना, माइटो का मतलब होता है थ्रेड, थ्रेड मतलब सूत्र, यानी सूत्र रूप में एक इसकी संरचना होती है डीएनए की, किसमें? केंद्रक में। लेकिन सर्कुलर होता है कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। कौन? डीएनए। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, ये एग्जाम में आपसे पूछा गया था एक बार। इसके अलावा याद रखना इसमें ये जो संरचना आपको दिख रही है ना माइटोकॉन्ड्रिया में, ये ऐसी मुड़ी हुई संरचना। तो देखो कोशिका पादप कोशिका होती है और जंतु कोशिका होती है, और इन दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। तो याद रखना कि जो जंतु कोशिका होती है और जंतु कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में जो ये संरचना पाई जाती है इसे बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं इसे? क्रिस्टी। लेकिन पादप कोशिका में इसे क्या बोलते हैं? ट्यूब्यूली। क्या बोलते हैं इसे? ट्यूब्यूली। तो याद रखना ये नाम चेंज हो जाते हैं, जंतु में इसे क्रिस्टी बोलते हैं और पादप में ट्यूब्यूली बोलते हैं। तो यहां हम बोल सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में अंगुलीनुमा संरचना। कैसी है ये? अंगुलीनुमा। माइटोकॉन्ड्रिया में अंगुलीनुमा संरचना को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। संरचना को क्रिस्टी। किसमें? जंतु में। जबकि पादप में क्या होता है? पादप में ट्यूब्यूली। क्या बोलते हैं इसे? ट्यूब्यूली कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं? ट्यूब्यूली कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जंतु कोशिका में अंगुलीनुमा जो संरचना पाई जाती है उसे क्रिस्टी बोलते हैं,
और पादप कोशिका में जो अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उसे क्या बोलते हैं, ट्यूब्यूल बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो भरा हुआ द्रव है इसे क्या कहते हैं, तो आपको हमने बता दिया है, इसे क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसको याद रखिएगा, यहाँ आपकी संरचना में हमने बनाया है, इसे आप लोग अपनी कॉपी में इस डायग्राम को बना लीजिएगा। ये बाहर की आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, इसमें पाए जाते हैं ग्रेन्यूल्स, इसमें अंगुलीनुमा संरचना क्रिस्टी होती है। मैट्रिक्स जो द्रवीय पदार्थ उसके अंदर भरा होता है वो मैट्रिक्स होता है। इसमें राइबोसोम के कण चिपके होते हैं और इसमें ऊर्जा के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस रूप में होते हैं, एटीपी के रूप में होते हैं। तो इस तरह से इसको डायग्राम को बना लेना, फिर इसके बाद आप इसको पढ़ोगे तो बाद ज्यादा आसानी से पढ़ पाएंगे। ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि एक अगर आपसे पूछे कोई या एग्जामिनर पूछे कि आप ये बताइए कि माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले देखा किसने था, माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले देखा किसने था, तो याद रखना एक वैज्ञानिक का नाम आता है जिसका नाम था कोलिकर। क्या नाम था इनका, कोलिकर का नाम था, कोलिकर। तो याद रखना इनको श्रेय क्या दिया गया है, माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले देखा, सबसे पहले देखने का श्रेय है किसे, कोलिकर। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले देखने का जो श्रेय है वो किसे दिया गया है, कोलिकर को दिया गया है। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर सुनने आई छूट गया है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। तो सबसे पहले देखने का श्रेय माइटोकॉन्ड्रिया को किसको दिया गया है, कोलिकर को। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लें कि खोज करने का श्रेय किसे दिया गया है, तो दो व्यक्तियों का नाम याद रखना, एक का नाम है अल्टमैन। क्या नाम है, अल्टमैन। और एक का नाम है वाह, एक इनके दोस्त थे, ये साथी थे, इनका नाम था फ्लेमिंग। क्या नाम था, फ्लेमिंग। अल्टमैन और फ्लेमिंग ने क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों ने क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा। ठीक है। क्या किया इन्होंने, माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा। तो याद रखना अगर माइटोकॉन्ड्रिया को देखने की बात है सबसे पहले किसने देखा था, तो कोलिकर ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो खोज के टाइम पे आपको याद रखना है अल्टमैन और आपके फ्लेमिंग जी। याद रखना इन दोनों ने इसकी खोज की थी, लेकिन कभी अगर ऑप्शन में ऐसा आ जाए कि अल्टमैन एक में दिया है और एक में फ्लेमिंग दिया है, तो फिर फाइनली आपको अल्टमैन करना है। लेकिन अगर ए और बी दोनों करके दिया है तो फिर दोनों को लॉक करना है। ठीक है। लेकिन अगर उसने ऐसा दे दिया है कि एक में अल्टमैन दे दिया है, दूसरे में फ्लेमिंग दे दिया है, तो फिर फाइनली आपको किसको लॉक करना है, अल्टमैन को लॉक करना है। बाकी खोज का श्रेय इन दोनों को क्या किया जाता है, दिया जाता है। अब याद रखना ये अगर पूछ लिया जाए कि इन्होंने खोजा कब था, तो याद रखना 1890 में इन्होंने क्या की थी, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। तो दोस्तों ये माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में कुछ बातें हुई, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद फिर हम देखते हैं आगे। चलिए चलिए, तो दोस्तों कुछ वैज्ञानिक आए जिन लोगों ने इसे डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया नाम नहीं दिया था, अलग अलग वैज्ञानिक आए और अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसे अलग अलग नाम से पुकारा था। तो याद रखना बोल सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की अन्य नाम, माइटोकॉन्ड्रिया की अन्य नाम। तो अन्य नाम की अगर बात करें तो अन्य नाम में सबसे पहले व्यक्ति आए थे फ्लेमिंग। कौन आए थे, फ्लेमिंग। ये जो फ्लेमिंग थे ना, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया था क्या, फीला। क्या नाम दिया था इन्होंने, फीला। इन्होंने इसे क्या बोला था, फीला। माइटोकॉन्ड्रिया को इन्होंने नाम दिया था फीला। तो याद रखना ये क्वेश्चन पूछा गया था कि माइटोकॉन्ड्रिया को फीला कह करके किसने पुकारा था या फीला नाम किसने दिया था, तो
तो किसने दिया था? फ्लेमिंग ने दिया था। अगला, अगर आपसे जिसने सबसे पहले देखा था माइटोकॉन्ड्रिया को, किसने देखा था? कोलिकर ने। किसने देखा? कोलिकर। कोलिकर की अगर बात करें तो कोलिकर ने इसे बोला था बायोप्लास्ट। क्या बोला था इसे? बायोप्लास्ट। ठीक है, इसे क्या बोला था इन्होंने? बायोप्लास्ट। बायोप्लास्ट कैसे पुकारा था इसको? माइटोकॉन्ड्रिया को कोलिकर ने। कोलिकर ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया, फ्लेमिंग ने इसे फिला नाम दिया। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो कोलिकर ने यहां पर आपको बायोप्लास्ट बोला था अल्टमैन ने। किसने? अल्टमैन ने। किसने बोला था दोस्तों? अल्टमैन। सॉरी, अब आते हैं कोलिकर। कोलिकर ने कहा था सर्कोसोम। क्या बोला था? सर्कोसोम। क्या बोला था इन्होंने? सर्कोसोम। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम दिया था? सर्कोसोम। अल्टमैन ने क्या दिया था? बायोप्लास्ट बोला था। जिसने खोजा था कोशिका को, उन्होंने इसे किस नाम से बोला था? बायोप्लास्ट। कोलिकर जिसने सबसे पहले कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था, उन्होंने इसे बोला था सर्कोसोम। लेकिन याद रखना, इस समय वर्तमान में इसे माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे? माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया का नाम देने का श्रेय अगर आप देखेंगे तो बेंडा। क्या नाम था उसका? बेंडा। ठीक है, कौन थे? बेंडा। और इन्होंने 1998 में इसे क्या बोला था? माइटोकॉन्ड्रिया। इसे क्या बोला था? माइटोकॉन्ड्रिया। तो याद रखना, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, फ्लेमिंग, अल्टमैन, कोलिकर और बेंडा, 4 लोग आए। 4 लोगों ने इसे अलग अलग नाम से पुकारा। फ्लेमिंग ने फिला बोला, ठीक है। अल्टमैन ने इसे बायोप्लास्ट बोला। कोलिकर ने इसे क्या बोला? कोलिकर ने इसे सर्कोसोम बोला। और इसके अलावा बेंडा जो थे, उन्होंने जो वर्तमान नाम है वही बोला था, क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। तो याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? तो बेंडा ने दिया था। सर्कोसोम नाम माइटोकॉन्ड्रिया को किसने दिया था? तो याद रखना, पूछ लेगा तो आपको बताना है, कोलिकर ने दिया था। किसने दिया था? कोलिकर ने। तो ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का नाम आने से पहले इतने नाम पहले उसके आ चुके थे। और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अलग अलग प्रकार के नाम किन किन व्यक्तियों ने दिए थे, तो इनको आपको याद रखना। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिनको हम देखते हैं। अभी तक हमने देखा क्या? अभी तक हमने देखा कि जो जंतु थे, इस जंतुओं में जो पाए जाने वाले जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके बारे में देखा। अगर आपसे अब पूछ लिया जाए, एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि पादप जो कोशिका होती है, पादप कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसमें सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को पादप कोशिका में किसने देखा था? तो याद रखना, इनका एक नाम आता है जिनका नाम है मेवस। क्या नाम है? मेवस। क्या बोलते हैं? मेवस। ये जो व्यक्ति थे, ये मेवस जो व्यक्ति थे, इन्हें श्रेय दिया जाता है पादप कोशिका में। क्या बोलते हैं? पादप कोशिका में सबसे पहले क्या किया? माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। क्या दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया को देखा। तो माइटोकॉन्ड्रिया को देखने का जो श्रेय था वो किसे दिया जाता है? पादप कोशिका में मेवस को दिया जाता है। मेवस नाम का जो व्यक्ति था, उन्होंने क्या किया था? पादप कोशिका में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहली बार कोशिका से माइटोकॉन्ड्रिया को बाहर निकालकर अध्ययन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो याद रखना, वो व्यक्ति 2 लोग थे। एक का नाम था बेंसले। क्या नाम था? बेंसले। इनका नाम था बेंसले। और वह एक थे होयर। कौन थे? होयर। ठीक है, क्या बोलते हैं? होयर। इन्हें होयर बोलते हैं। इन दोनों ने क्या किया था? कोशिका से, इनसे क्या बोल सकते हैं? कोशिका से माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका को माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकाल कर अध्ययन करने का श्रेय दिया गया है। क्या बोला गया है? निकाल कर अध्ययन
करने का श्रेय दिया जाता है। किस व्यक्ति को दिया जाता है? तो याद रखना, ये दिया जाता है बेंसले व फेयर नामक वैज्ञानिक को। इन्होंने क्या किया था? कोशिका से माइटोकॉन्ड्रिया को बाहर निकाला, फिर उसका विस्तृत अध्ययन किया। तो याद रखना, इनके नाम याद रखना, बेंसले व फेयर, जिन लोगों ने क्या किया था? इसकी अध्ययन किया। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन की क्रिया करता है, माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन की क्रिया करता है, यह बात किसने सबसे पहले बताई थी? तो याद रखना, अगर माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन का जिक्र करें तो याद रखना उसका नाम था माइकेलिस। कौन थे वो? माइकेलिस थे। और इनके जो साथी थे, माइकेलिस के जो साथी थे वो कौन थे? माइकेलिस व किंग्सबरी, यह नाम था किंग्सबरी। कौन थे? किंग्सबरी और माइकेलिस। इन्होंने क्या बोला था? माइटोकॉन्ड्रिया, क्या बोला था? माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन की क्रिया करता है, क्रिया करता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, माइकेलिस व किंग्सबरी दो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले बताया था ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या करता है? श्वसन की क्रिया करता है। तो दोस्तों हमने क्या देखा? माइटोकॉन्ड्रिया के अन्य नाम, जिसमें हमने देखा कि फ्लेमिंग आए, उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को फीला बोला। इसके बाद अल्टमैन आए, जिन्होंने इसे बायोप्लास्ट बोला। इसके बाद आए आपके गोलिकर, जिन्होंने क्या बोला? जिन्होंने इसे बोला था सर्कोसोम। और इसके बाद बेंडा आए, जिन्होंने इनको अभी वर्तमान नाम दिया, जिनका नाम था माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पादप कोशिका में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का अध्ययन करने वाला व्यक्ति कौन था, तो वो कौन थे? मेवस थे। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो कोशिका के अंदर होता है, इसे सबसे पहले बाहर निकाल करके विस्तृत रूप से अध्ययन करने का श्रेय किस व्यक्ति को दिया जाता है? तो याद रखना, बेंसले व फेयर नाम के दो व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था? कोशिका से बाहर निकालकर इसका विस्तृत अध्ययन किया था। इसके अलावा अगर देखें माइकेलिस व किंग्सबरी, तो माइकेलिस और किंग्सबरी दो व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने क्या किया था? बोला था, सबसे पहले बोला था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है हमारी कोशिका के अंदर तो होता ही है, लेकिन ये काम कोशिका के अंदर क्या करता है? श्वसन की क्रिया का कार्य करता है। ये सबसे पहले जिक्र किसने किया था? तो माइकेलिस और किंग्सबरी। माइकेलिस और किंग्सबरी जो थे, इन लोगों ने ही दोनों ने बोला था सबसे पहले कि माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन की क्रिया करता है। तो दोस्तों इसका ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जो आपका महत्वपूर्ण कोशिकांग है। इन सभी कोशिकांगों में सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग है आपका कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके बारे में आज हमने विस्तृत देखा। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आपसे कभी कुछ का एग्जाम में पूछा जाएगा। हमने हर एक छोटी से छोटी चीज इस टॉपिक की उठाई है माइटोकॉन्ड्रिया की, जो इससे कभी एग्जाम में आपसे बाहर नहीं जाएगी। चाहे आप पीएससी लेवल के पेपर में भी बैठेंगे ना, तो वो भी आपको इसी के अंदर से ही क्वेश्चन के आंसर आएंगे। बस सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जो आप पढ़ते जा रहे हैं, इसको आप कंप्लीट कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो आप अपने लिए बहुत बेस्ट तरीके से आप अपनी एजुकेशन को और अपने आप को आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं। तो मुझे तो आशा यही है कि आप लोग सब लोग बेस्ट तरीके से सब कुछ चल रहा है आप लोगों का, और इसी तरह आप चलाते रहिए। इसी तरह से आप लोगों को अगर ये वीडियोस और ये जो पढ़ाने का जो आपको सिलेबस तैयार हो रहा है, अगर आप लोगों को हमारा ये अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इसके बदले आप वीडियोस को देखने के बाद आप इसे लाइक करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपकी वीडियोस कैसी लग रही है, और दूसरे लोगों को भी शेयर करते जाएं ताकि ये चैनल अन्य लोगों तक भी पहुंच सके और हम लोग अन्य लोगों को भी ये सेवाएं दे सकें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम अगले कुछ कामों को देखेंगे। तो दोस्तों आप लोग अपनी पढ़ाई को इसी तरह से जारी रखिए, पढ़ते रहिए और अपने आप को आगे बढ़ाते रहिए। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं अब कल अगले वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिए।